दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के स्थिति एवं विस्तार से संबंधित, यानी भारत के स्थिति एवं विस्तार से संबंधित बातें करेंगे और इससे पढ़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज का सबसे पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों, जो भारत के स्थिति एवं विस्तार से संबंधित है। और भारत के स्थिति विस्तार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? दोस्तों, प्राचीन भारत में भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का अंग था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? ग्रीक भाषा में किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें हम भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जबकि कह दे भारत की मानक समय आधारित होती है, यानी भारत का मानक समय है दोस्तों, भारतीय मानक समय आधारित है किस पर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान को स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समीप, यानी भारत का प्रमाणिक समय या स्थानीय समय कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के समीप। कभी कभी इलाहाबाद के नैनी से भी आ जाता है दोस्तों, मिर्जापुर के नैनी से भी आ जाता है, इलाहाबाद के नैनी से भी आ जाता है, मिर्जापुर से भी आ जाता है। तो इस तरह के प्रश्न में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी दोस्तों 876 किलोमीटर है। कितना? 876 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगर हम बात करें द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर है। 7,516.5 किलोमीटर द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई है। दोस्तों, हम बात करें भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, यानी कि 3,214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितना? 2933 किलोमीटर। फिर भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित कहे तो 7,516.5 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में आता है दोस्तों? तो 10.7% भाग भारत का पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपसे कहा दे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में? तो 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र में आता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार 29.3% भाग पर पाया जाता है। दोस्तों हम बात करें संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के
कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों संपूर्ण भारत के 43% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। कितना? 43% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों हम बात करें अगले प्रश्न की, ये भारत की, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित आज हम बातें कर रहे हैं। और भारत की स्थिति और विस्तार से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो दोस्तों भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर, भारत के प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 12 मील की दूरी पर टेरिटोरियल सी पाया जाता है। भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील की दूरी तक कंटिग्यूअस जोन। और भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो 200 मील की दूरी तक है। आपसे कह दे टेरिटोरियल सी की दूरी है 12 मील, अगर कह दे संलग्न क्षेत्र की दूरी है 24 मील, और कह दे भारत का आर्थिक अनन्य क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की दूरी है 200 मील। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। हम बात करें भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसमें से आपका मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों? तो दोस्तों गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से जाती है, पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा जाती है, लेकिन उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत का वह राज्य जिसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो दोस्तों कर्क रेखा झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। अगर बात करें भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? दोस्तों इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जबकि मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कोमोरिन जो कन्याकुमारी में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और ला हिचिंग यानी तीनों नामों से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट को हम पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और ला हिचिंग इन तीनों नामों से जानते हैं। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? दोस्तों हम बात करें निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, तो दोस्तों भूमध्य रेखा से सबसे निकटतम है भारत का इंदिरा पॉइंट जो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल भारतीय भूमि का सबसे सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों
इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत के मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल भारत के रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है। आदम का पुल या एडम का ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल या एडम का ब्रिज भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित द्वीपों के उगमों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग निम्नलिखित द्वीपों के उगमों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? दोस्तों 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होता है अंडमान एवं निकोबार। यानी अंडमान एवं निकोबार, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप 10 डिग्री चैनल से आपस में विभाजित होता है। अगर हम बात करें डुंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डुंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के मध्य में स्थित है। डुंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटे अंडमान के मध्य में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर, यानी गुजरात के तट पर दीव नामक द्वीप पाया जाता है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेड क्लिफ लाइन, यानी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? दोस्तों श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, जबकि भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगा हुआ है। दोस्तों हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? दोस्तों श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है, जबकि श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो दोस्तों हम बात करें भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा की, तो सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा गोवा की है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, जो 4096.6 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा लगी हुई है। जो दोस्तों हमारे सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो भारत की छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो भूटान के साथ। ऑप्शन में अफगानिस्तान न रहने पर भूटान, यानी भूटान के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगी हुई है। दोस्तों हम बात करें भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों भारत को 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागरीय तटीय प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है, यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें, हम अपने अगले प्रश्न की बात करें, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक भूभाग
प्राचीनतम है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम भूभाग है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़िया संरचनाएं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़िया संरचनाएं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया पहाड़िया संरचनाएं उत्पत्ति की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? दोस्तों कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, जबकि काठियावाड़ तट गुजरात के तटों को कहा जाता है, मालाबार तट केरल के तटों को कहा जाता है, कोंकण तट गोवा के तटों को कहा जाता है और ये पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तटों को कहा जाता है जो पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक के तटों को कोंकण तट कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति प्रवाल से उत्पत्ति हुई है और एटाल नामक प्रवाल से लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सी है? तो बैरन एवं नारकोंडम। बैरन द्वीप एवं नारकोंडम द्वीप भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में न्यूमोर द्वीप स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो दोस्तों दीव एक द्वीप है। हम अपने अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। दीव कहाँ स्थित है दोस्तों? दीव एक भारत का द्वीप है जो कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी में दीव स्थित है। कहाँ स्थित है? दीव खंभात की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है दोस्तों? हमारे लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। भारत के लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? 36 द्वीप समूह है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? दोस्तों थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में थार मरुभूमि स्थित है। थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। हम अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थिति और विस्तार से संबंधित हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो भारत के भूगोल से संबंधित है दोस्तों। अगर हम बात करें दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है दोस्तों? तो दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को हम दक्षिणी गंगोत्री कहते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को हम सफेद पानी के नाम से जानते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को हम किसके नाम से जानते हैं? सियाचिन ग्लेशियर को हम सफेद पानी के नाम से जानते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। दोस्तों ये पार्ट 1 था स्थिति और विस्तार से संबंधित। अब हम बात करेंगे दूसरे वीडियो जब पार्ट 2 लेकर के आएंगे तो उसमें पूरी तरीके से कंप्लीट कराएंगे भारत के स्थिति और विस्तार को। तो दोस्तों वीडियो चैनल पे बने रहें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब अगली वीडियो आए, जब इसका पार्ट 2 आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।